A very good morning to all of you. In the last lectures, what we have studied? We have studied regarding the mutations, its definitions, its molecular basis and different types of mutagens. आपको अच्छे तरीके से याद आ रहा है, हमने म्यूटाजेंस को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें फिजिकल म्यूटाजेंस में हमने नॉन आयनाइजिंग एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में बात करी थी, है ना। और इसमें डेंजरस कौन सी होती है? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। क्यों? वो थायमिन डाइमर बनाती है, डीएनए पे सीधा इम्पैक्ट डालती है। आयनाइजिंग रेडिएशंस भी डालती है, लेकिन वो आयन बनाकर और उन आयन के थ्रू डीएनए पे इम्पैक्ट डालती है ना। तो म्यूटाजेनिक दोनों ही टाइप की रेडिएशन है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हमने यूवी रेज के बारे में बात करी थी। इसी तरीके से केमिकल म्यूटाजेंस के बारे में हमने बेस एनालॉग्स के बारे में बात करी, है ना, जो नाइट्रोजनस बेसिस की जगह आ जाते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। और इस तरीके से वो रेप्लिकेशन के दौरान अगर वो आते हैं तो अपना स्टेबल और रेयर फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऑल्टरनेटिव बेस पेयरिंग करना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसी केमिकल म्यूटाजेंस की अगली कैटेगरीज में हमने अल्काइलेटिंग एजेंट ईएमएस और एमएमएस इनके बारे में बातें करी है। और फिर हमने डिस्कस किया कि एक्रिडीन डाइज जो कि इंटरकैलेटिंग एजेंट है वो कैसे म्यूटेशन करवाते हैं, है ना। डीएमिनेटिंग एजेंट्स एंड हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स, ऑल दीज आर द केमिकल म्यूटेशंस। आज हम बात करना शुरू करेंगे कि म्यूटेशंस कितने प्रकार के हो सकते हैं और कैसे उनको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है। जिनमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सोमेटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशंस। ये क्लासिकली कन्वेंशनली और क्लासिकली इसको डिस्क्राइब किया गया था। शुरुआती दौर में जब साइंटिस्ट म्यूटेशंस को स्टडी कर रहे थे उस दौरान इस टाइप का कैटेगराइजेशन था। फिर हम डिपेंडिंग ऑन द फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ ए म्यूटेशन we usually categorize the missense, nonsense, silent and neutral mutations। तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और फाइनली इस लेक्चर में हम म्यूटेटर और एंटी म्यूटेटर म्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे। हालांकि कैटेगरीज ये कंप्लीट नहीं होती है। अगले लेक्चर में हम बाकी बची हुई कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि पार्ट 2 कैटेगरीज ऑफ म्यूटेशंस की हेडिंग में आपको इमीडिएटली अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है। सो शुरू करते हैं हम सोमेटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशंस। डियर फ्रेंड्स, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, सोमेटिक म्यूटेशंस का मतलब है जो सोमेटिक सेल में हो और जर्मिनल म्यूटेशंस का मतलब है जो जर्म लाइन सेल्स में। ठीक है। अब इन दोनों सेल टाइप में क्या डिफरेंस है? सोमेटिक सेल्स इनहेरिट नहीं करती हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें हुए हुए म्यूटेशंस अगली जनरेशन में ऑर्गेनिज्म की, इंडिविजुअल की अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन सोमेटिक सेल माइटोसिस के थ्रू दूसरी डॉटर सेल्स तो बनाती हैं, तो उनमें ये म्यूटेशंस जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम सोमेटिक म्यूटेशन के बारे में बात करें तो वो जिस ऑर्गेनिज्म में हुआ है उसी ऑर्गेनिज्म तक ही सीमित रहता है, अगली जनरेशन में वो नहीं जाता है। लेकिन ये बात सर्वथा सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली चीज, सोमेटिक और जर्म लाइन म्यूटेशंस हम सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में बात कर सकते हैं। यूनिसेल्युलर, ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स और काफ़ी सारे यूकैरियोट्स जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनमें सोमेटिक सेल और जर्म लाइन सेल जैसी कोई सेल्स ही नहीं होती। तो इस टाइप का म्यूटेशन का जो कैटेगराइजेशन है वो वहाँ पर फिट नहीं बैठता है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि मल्टी सेल्युलर में भी कौन से मल्टी सेल्युलर, सिर्फ उनके केस में हम बात कर रहे हैं जिन केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिर्फ उनमें ही सोमेटिक म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन तक प्रोसीड नहीं कर पाता है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनमें तो किसी भी सेल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर वो करने में कैपेबल है तो अगर जो प्रोजेनी सेल्स हैं अगर जो एंसेस्टर सेल्स हैं जिनसे हमने क्लोन बनाया है या एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल बनाया है, उनमें वो म्यूटेशंस कैरी कर सकते हैं। तो ये हम डिटेल में आगे बात करेंगे। इस डायग्राम में आप आसानी से देख पा रहे हो, सोमेटिक म्यूटेशंस माइटोसिस के थ्रू उस इंडिविजुअल की सेल्स की जो पॉपुलेशन बन रही है, जो सेल लाइन डेवलप हो रही है, सिर्फ उन्हीं में वो म्यूटेशन प्रिवेल करता है। और जर्म लाइन म्यूटेशन,
क्योंकि जर्म लाइन सेल्स वो सेल्स होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, गैमेट्स बनाती हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें हुए हुए जो भी बदलाव हैं इनके डीएनए में, वो बदलाव गैमेट से होते हुए अगली जनरेशन में पहुंच जाएगा, यानी इंडिविजुअल की दूसरी जो संततियां होगी उनमें भी वो म्यूटेशंस आ जाएगा। जरा हम इनको और डिटेल में बात करते हैं। जो हमने डायग्राम में देखा कि सोमेटिक सेल्स क्योंकि सोमेटिक टिश्यू में अराइज होते हैं और सोमेटिक टिश्यू गैमेट नहीं बनाते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो म्यूटेशंस हैं वो माइटोसिस के थ्रू ही आगे जा सकते हैं, यानी वो एक डिफाइंड सेल लाइन में ही प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल स्किन की किसी सेल में हुआ है तो उस स्किन सेल के माइटोसिस से जितनी भी दूसरी सेल्स बनेगी उनमें वो म्यूटेशंस आगे जा सकता है। ठीक है, वो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, इंडिविजुअल के, ना कि पूरी की पूरी स्पीसीज की अगली जो जनरेशन है उसको भी इफेक्ट करेगा, नहीं। और वो इंडिविजुअल किस डेवलपमेंट तक ही रहेगा, आगे तक नहीं जाएगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज में हो सकता है। लेकिन क्या ऐसे भी केसेस हैं जहां सोमेटिक म्यूटेशन अगली जनरेशन में प्रोसीड कर जाएं? यस। अगर तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो डेफिनेटली इस टाइप के म्यूटेशंस अगली जनरेशन में प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो एक सेल लाइन को ही इफेक्ट करते हैं, और मान लीजिए कोई म्यूटेशन ऐसा है जिसने सेल डिवीजन को इरेगुलर कर दिया है या अनकंट्रोल्ड मैनर में कर दिया है, सेल डिवीजन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और वो बहुत जल्दी और ज़्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस टाइप की फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कैंसर। तो अगर कोई म्यूटेशन सेल डिवीजन को ट्रिगर करता है तो वो कई सारे टाइप के कैंसर्स का कारण बन सकता है। ठीक है, नाउ जर्म लाइन म्यूटेशंस, ज़्यादातर हम इन्हीं को ही मल्टी सेल्यूलर्स में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मल्टी सेल्यूलर्स में म्यूटेशन माना करते हैं कॉमन ट्रेंड में। ठीक है, और जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके इस पॉइंट में कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता कि जर्म लाइन सेल और सोमेटिक सेल्स हो, तो इसलिए इस टाइप के जो म्यूटेशंस की कैटेगराइजेशन है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिनोटाइपिक इफेक्ट्स ऑफ व्हाट म्यूटेशंस। म्यूटेशंस फिनोटाइप पे कैसे कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उस बिहाफ पे म्यूटेशंस को हम 4 कैटेगरीज में रखते हैं, जिनमें 3 कैटेगरीज आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन एंड द साइलेंट म्यूटेशन। देखिए, जब कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा था तो एमआरएनए में कोडोन क्या था? यूसीए, और वो क्या बना रहा था? सेरीन बना रहा था। लेकिन सोचिए कि कोडोन बदल जाए, यूसीए से यूयूए हो जाए, यानी किसी म्यूटेशन से हुआ होगा, तो अब वो यूयूए क्या बनाने लग गया? ल्यूसीन, यानी उस म्यूटेशन की वजह से जो सेंस था वो मिस हो गया है और वो म्यूटेशन किसी एक अमाइनो एसिड के बजाय दूसरा अमाइनो एसिड बनाने लग जाता है। इस टाइप के म्यूटेशंस को हम क्या नाम देते हैं? मिस सेंस म्यूटेशन। और सोचिए, जो म्यूटेशन स्टॉप कोडॉन बना दे, स्टॉप कोडॉन कौन से कोडॉन होते हैं? जो ट्रांसलेशन को रोक देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये एक बड़ी प्रोटीन है, मान लीजिए कि ये जैसे 5 अमाइनो एसिड्स आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, 5 अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड है, और जो सेंट्रल जो कोडोन था वो यूसीए से यूएए हो गया, यानी जो बीच वाला साइटोसिन था उसकी जगह क्या आ गया? एडेनिन आ गया किसी म्यूटेशन की वजह से, तो ये क्या बन गया? स्टॉप कोडॉन। तो जाहिर सी बात है अब ये 2 ही अमाइनो एसिड का पेप्टाइड बनाएगा, क्योंकि यूएए आते ही ट्रांसलेशन रुक जाएगा, तो हमें ये ट्रंकेटेड प्रोटीन यानी आधा अधूरा प्रोटीन देखने को मिलेगा। ऐसे भी म्यूटेशंस होते जो हो तो रहे हैं लेकिन प्रोटीन में रिफ्लेक्ट नहीं होते। कैसे? कि जैसे सपोज कर लीजिए वॉबलिंग की वजह से कोई 2 कोडोन है और उन दोनों कोडोन को पहचानने वाले 2 अलग अलग एंटी कोडोन वाले आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए हैं, यानी वो टीआरएनए जो अमाइनो एसिड तो एक ही रखते हैं लेकिन उनके एंटी कोडोन अलग अलग होते हैं, तो वो वॉबलिंग करके और अलग कोडोन को भी वो सेरीन से ही स्पेसिफाई कर देंगे, यानी सेम अमाइनो एसिड से स्पेसिफाई कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे
कि म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन वो प्रोटीन में यानी फिनोटाइप में वो साइलेंट रहा है, तो सच काइंड ऑफ म्यूटेशंस आर कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशंस। जरा इनको और डिटेल में हम कंसिडर अगर करें या इनके डेफिनेशंस को कंसिडर करें तो आपके सामने ये दोनों डेफिनेशंस हैं, आप इनको इत्मीनान से वापस देखिए। मिससेंस म्यूटेशन में एक बेस सब्स्टिट्यूशन अगर ऐसा हो जो कोडोन को चेंज कर दे और अमाइनो एसिड दूसरा आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिससेंस। और नॉनसेंस के केस में क्या होगा, बेस सब्स्टिट्यूशन अगर स्टॉप कोडोन जनरेट कर दे तो वो ट्रंकेटेड प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करेगा। जैसा कि इन डायग्राम्स में भी आप आसानी से देख पा रहे हैं कि जो सेंट्रल जो ऑरेंज कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है मिससेंस कैटेगरी में, वो लाइसिन बना रहा है, लेकिन 80 की जगह GC अगर आ जाता है तो अब वो क्या बनाने लग जाता है, ग्लूटामेट बनाने लग जाता है। और नॉनसेंस में वही लाइसिन की जगह 80 की जगह TA अगर हो गया है तो क्या बनाने लग जाता है, स्टॉप कोडोन बनाने लग जाता है। और स्टॉप कोडोन बनाने से ट्रंकेटेड प्रोटीन होती है। अब ये कैसे ट्रंकेटेड प्रोटीन होती है इसको जरा हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। स्टॉप कोडोन क्यों ट्रांसलेशन को रोक देते हैं ये इस डायग्राम में आप आसानी से समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम कोडोन्स को देख रहे हैं और उनके साथ में पेयर कौन कर रहे हैं, एंटी कोडोन वाले tRNA, स्पेसिफिक tRNA पेयर कर रहे हैं। और इस तरीके से ट्रांसलेशन चल रहा है लेफ्ट पैनल में और प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जैसे ही स्टॉप कोडोन आ जाता है राइबोसोम की P साइट में, जैसे ही स्टॉप कोडोन आ जाता है उसको पहचानने वाले एंटी कोडोन रखने वाले tRNA अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर क्या आ जाता है, रिलीजिंग फैक्टर, एक दूसरे टाइप का प्रोटीन आ जाता है। और दूसरे टाइप का प्रोटीन अगर आ गया तो पॉलीपेप्टाइड को फर्दर किसी अमाइनो एसिड पे ट्रांसफर करना नहीं होगा, रादर वो वाटर मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर करवा दिया जाता है। इसकी वजह से पेप्टाइडल हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और इनकम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड हमें देखने को मिलता है। तो ये नॉनसेंस म्यूटेशन का हमने डिटेल में कंसिडरेशन लिया। अब बच गए हमारे पास में साइलेंट म्यूटेशंस। जैसा हमने पहले भी बात करी कि वॉबलिंग किसका रीजन है, डीजेनरेसी का, जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी का एक टाइप होता है वॉबलिंग, जिसमें नॉन वॉटसन क्रिक पेयरिंग होती है कोडोन और एंटी कोडोन में। यानी दो अलग अलग टाइप के कोडोन को दो अलग अलग टाइप के एंटी कोडोन रखने वाले tRNA पहचान लेंगे, लेकिन वो दोनों अलग अलग टाइप के tRNA एक ही अमाइनो एसिड को लेके आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कोडोन ने तो दो अलग अलग मैसेज दिए थे, लेकिन tRNA वहां पर उनकी जगह एक ही अमाइनो एसिड को लेकर आ गया और प्रोटीन जो होगा वो सेम ही बनेगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए नीचे की तरफ, साइलेंट म्यूटेशन में एक कोडोन है AAA और वो AAA लाइसिन को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। अब वो कोडोन चेंज होके AAG में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी वो लाइसिन को ही स्पेसिफाई कर रहा है। तो जाहिर सी बात है DNA में म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रोटीन तक कैरी नहीं कर पाया। इस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। अच्छा, कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो अमाइनो एसिड तो बदल देते हैं, लेकिन उन अमाइनो एसिड के बदलाव की वजह से प्रोटीन की फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे संभव है, ये इस तरह से संभव है कि सपोज कर लीजिए कि कोई पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड से रिप्लेस हो गया है ना, तो काम दोनों का एक ही। या तो फिर प्रोटीन में ऐसी जगह पे म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से उसका अमाइनो एसिड में बदलाव ज़्यादा कोई प्रोटीन के फंक्शन पे फर्क नहीं डालता। प्रोटीन के फंक्शन पे फर्क डालने के लिए कौन सी जगह होती है प्रोटीन में, एक्टिव साइट्स। तो जाहिर सी बात है, या तो एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड में कोई बदलाव ना हो म्यूटेशन से, तो उनको हम न्यूट्रल म्यूटेशन कहेंगे, या तो एक्टिव साइट में भी अगर बदलाव हो रहा है और बदले हुए अमाइनो एसिड का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो पहले वाले अमाइनो एसिड जैसी थी, तो भी प्रोटीन के फंक्शन में ज़्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि उनका इम्पैक्ट क्या होता है, न्यूट्रल इम्पैक्ट होता है। ओके, फाइनली हम बात करते हैं म्यूटेटर और एंटी म्यूटेटर म्यूटेशंस। दोस्तों, हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था और हम जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज में एक एक्टिविटी होती है 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि इनकरेक्ट बेस पेयर अगर रेप्लिकेशन के दौरान आ जाता है
तो उसको वो करेक्ट कर देती हैं। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखने वाली सब यूनिट में कोई म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल म्यूटेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ओवरऑल म्यूटेशन रेट ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? हम उसको, उस म्यूटेशन को कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? म्यूटेटर म्यूटेशन। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उस म्यूटेशन की वजह से फर्दर एरर्स आ रही हैं रेप्लिकेशन में, फर्दर म्यूटेशन हो रहे हैं, तो म्यूटेशन करवाने वाला म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेटर म्यूटेशन। इसका जस्ट अपोजिट कर दें कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को अगर कोई फर्दर एक्यूरेट और कर दे कोई म्यूटेशन, तो जाहिर सी बात है वो फर्दर म्यूटेशन के जो भी संभावनाएं हैं उनको भी बहुत कम कर देगा। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एंटी म्यूटेटर म्यूटेशंस। अगले लेक्चर में हम और भी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।